पढ़ता हूं तो जाता कहाँ है, सोचने की कोशिश करूं तो दिमाग में आता कहाँ है। जितनी चाहे मेहनत कर लूं, जितना चाहे अपने दिमाग को भर लूं, याद रहे हमेशा मुझे, ऐसा मैं क्या कर लूं। ऑडिट, सबको परेशान करने वाला सब्जेक्ट। खैर, परेशान तो उसने मेरे को भी किया था। तो देखते हैं कि कैसे मैंने इंटर में 44 मार्क्स आए थे एंड कैसे उस 44 से, हालांकि इस बार भी फाइनल में मेरा था कि लाइक जस्ट पास हो जाऊं, बट स्टिल आई गॉट 63 मार्क्स। जितनी खुशी फाइनल पास होने की नहीं है ना, लिटरली बता रहा हूँ, ऑडिट में इतने मार्क्स देख के खुशी हो रही है। चलो, अपन आज वही डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट्स मूव अहेड। ओके, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कोई शॉर्टकट देने वाला हूँ या फिर कोई इंस्टेंट ट्रिक देने वाला हूँ या मैजिक होने वाला है, देन आई एम रियली सॉरी आपका एक्सपेक्टेशंस को बर्स्ट करने के लिए। तो आप अपना समय बचा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा इनपुट्स है कि हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क से भी मार्क्स लाए जाते हैं एंड आपको लगता है कि हाँ मैंने भी उसी तरीके से किया, देन यू कीप वॉचिंग अहेड। तो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी मार्कशीट। अभी मार्कशीट क्यों दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप इंटर की मार्कशीट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार ऑडिट में ऑडिट में 44 मार्क्स थे एंड EISSM में 46 मार्क्स, और दोनों सब्जेक्ट थ्योरी है, दोनों सब्जेक्ट रटने वाले हैं एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कंसिडरेबल थे। और वहीं फाइनल में ऑडिट में 63 मार्क्स है। तो इतना बड़ा जंप कैसे हुआ, क्योंकि है तो वो भी थ्योरी, अभी भी थ्योरी था। तो ऐसी क्या मैंने इस बार अलग चीज की कि ऐसे मार्क्स मुझे आए, और कैसे आप लोग भी ऐसे मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल ब्रीफ अबाउट मी। माय नेम इज गौरव वाधवानी and I scored 496 marks in CA final in this November 23 attempt. Okay, blah blah blah. Moving forward, मैंने एक और चीज लिखी यहाँ पे कि साइंस बैकग्राउंड। अब मैंने साइंस बैकग्राउंड इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने साइंस ली थी क्योंकि मेरे को रटना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना मुझे हिस्ट्री पसंद आती थी, ना आर्ट्स में इंटरेस्ट था, ना मेरे को बायो रटाती थी। मैंने PCM ले लिया, ठीक है, चीजें लॉजिकल रहती है। घूम फिर के आया केम ईयर। अब आ तो गया, फिर ऑडिट। अब आप सोचो, जो बंदा थोड़ा सा भी याद करने के लिए रोता है, वो ऑडिट की बुक देख के क्या हालत हुई होगी उसकी। तो बेसिकली यही बताना था आपको। चलिए, ये सब मार्क्स और ये सब जो दिखाया मैंने, ये इसीलिए दिखाया क्योंकि मेरे को आपको हाईलाइट करना था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और क्यों ऑडिटिंग से मेरा इतना कनेक्शन है। हालांकि आई ऑल्सो बिलीव कि यार हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू टाइटल। तो आगे की जो भी जर्नी होने वाली है अपनी, या जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसको आप यही माइंडसेट से रखिएगा। अगर आपके माइंडसेट ये कि यार नहीं, मेरे को मार्क्स स्कोर करने हैं, 60 70 प्लस लाने, देन थोड़ा सा हर्डल लगेगा, थोड़ा सा बर्डनसम भी लगेगा। बट इफ यू आर, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी, क्योंकि ये चीज मैंने लिखी थी अपने जस्ट एग्जाम के पहले, और शायद इसी फंडा, इसी फॉर्मूले ने मुझे काम करने में मुझे आगे बढ़ाया है। यू कैन रीड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड विद द स्ट्रेटेजी और ऑल। आपको फोन जब खरीदने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो, दो चीज जरूर चेक करते हो। उसका रैम क्या है, उसका स्टोरेज कितना है। अगर मैं रैम की बात करूँ तो 8 16 32, स्टोरेज की बात करूँ तो इतना था। अब एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता दो। सपोज मेरे को वीडियो चलाना है अपने फोन में, ये वाला, ठीक है। तो अगर मुझे ये वीडियो चलाना है, तो प्रोसेस क्या रहता है, फोन कहाँ से लाता है ये वीडियो। क्या वो रैम से उठाते हैं कि क्या वो स्टोरेज से उठाते हैं। अब आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है कि यार इतनी सारी स्टोरेज है, इतने सारे वीडियोस है, 258 GB में तो समाएंगे नहीं, तो वो जाते हैं स्टोरेज में। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि वीडियो को प्ले कौन करता है। नो डाउट, स्टोर तो स्टोरेज करता है 256 GB वाला, बट प्ले कौन करता है। द आंसर इज प्रोसेसिंग। आपका जो 8 GB का रैम है वो प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है फोन के द्वारा स्टोरेज को कि ओ भाई साहब वीडियो निकालो, एंड वो वीडियो को ट्रांसफर किया जाता है प्रोसेसिंग में, रैम में, और रैम प्रोसेस करके आपकी वीडियो चलाते हैं। तो चलाता वीडियो रैम ही है, लेकिन लाता कहाँ से, स्टोरेज से। और स्टोरेज कितना बड़ा है, ठीक है। ये क्यों डिस्कस किया मैंने, वेल रुक जाओ, थांबा थांबा, आगे आते हैं। स्टेजेस ऑफ स्टडी। बेसिकली अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं ऑडिट की बात करूं, तो हमको करना कैसे है, हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अंडरस्टैंडिंग, कि यार आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलो। लर्निंग या मगिंग, जो भी वर्ड बोलो।
प्लेन मगिंग कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आई रिप्लेस द वर्ड विथ लर्निंग। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिकॉलिंग। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो सब करते हैं, सब के सब, मैंने भी किया था, इंटर में किया था, लेकिन मैंने थर्ड चीज नहीं की थी, और थर्ड चीज कोई नहीं करता है, रिकॉलिंग। और इस ऑडिट में या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में पूरा गेम जो मेक और ब्रेक का रहता है वो होता है रिकॉलिंग का, जो कि कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो उसको करना कैसे है, उसमें करना क्या है, रिकॉलिंग मतलब क्या। हाँ बता, लेट्स मूव अहेड, सब बताऊंगा। चलो, ये क्या था। हाँ, बेसिकली अपन ब्रेन में घुस के देख रहे हैं कि रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है। चलो, इमेजिन करो ये आपका ब्रेन है। तो आप बोलोगे ब्रेन है, इतना गंदा और इतना काला और इतना खाली। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, तुम अभी तक पढ़े ही नहीं हो तो खाली ही रहेगा। जोक्स अपार्ट, सपोज ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपके, वाइट वाइट वाइट, ये आपके न्यूरॉन्स है, ब्रेन न्यूरॉन्स। और यहीं पे आपकी स्टोरेज, जो 256 स्टोरेज देखा था ना फोन में, तो ये बेसिकली आपका स्टोरेज। और जो ये डॉट्स है, ये मेमोरीज आपकी, यहाँ पे न्यूरॉन्स बेसिकली जो मेमोरी स्टोर करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर लग रही है देख के, यूनिवर्स के समान हमारा जो ब्रेन है इतना वास्ट है। बहुत सारी स्टोरेज भी डाल सकते हैं अपन, 256 GB या बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैंने बताई, ब्रेन भी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे फोन वर्क करते हैं। भाई आज अगर अपन कुछ भी सोच रहे हैं या सपोज, तो वो ब्रेन कहाँ से उठाते हैं। तो ब्रेन के पास भी दो टाइप की मेमोरी है, एक स्टोरेज वाली है, एक प्रोसेसिंग वाली है। तो ब्रेन क्या करता है, स्टोरेज वाली से लिंक बैठाता है और उठाता है, और प्रोसेसिंग को देता है। जो भी अपन सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरेज से उठा के सोच रहे हैं। देखो, अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और इस ब्रेन को देख रहे हो फोटो में, तो आपके दिमाग में ये ब्रेन की इमेज है। पर अचानक से मैं बोलूं कि आज सुबह क्या खाया था, जस्ट एक मिनट पहले क्या आप सोच रहे थे कि आपने सुबह क्या खाया था? नहीं। बट अब आप सोचने लगे कि आज सुबह आपने क्या खाया था, और आप उसको, आपको याद भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने सुबह क्या खाया था वो कहीं एक जगह पे स्टोर है। ठीक है, आपके ब्रेन के एक पार्ट में स्टोर है। आप उसको लेके आए, आप लिंक बनाए, आप उस मेमोरी को लेके आए और उस मेमोरी को प्रोसेस किए और सोचने लगे। ठीक है। अब फोन के केस में क्या होता है, फोन कैसे लेके आता है उस वीडियो को। तो अगर आप वीडियो की डिटेल्स में देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि कहाँ पे सेव्ड है, डेस्कटॉप के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, माई फाइल के अंदर, एंड आपके नाम से सेव है। अगर मैं फोन को डायरेक्टली बोल दूं कि प्ले माई वीडियो, फाइल नेम प्ले माई वीडियो, फोन कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा है कौन सा माई वीडियो, अरे है कहाँ वो तो बता भाई मेरे को। तो अपन फोन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, फोन इंस्ट्रक्शन देता है स्टोरेज को कि यहाँ 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 जाना, वहां से डेटा फेच करना और उसको प्रोसेस करना। सेम हमारे ब्रेन के साथ होता है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्या अपन ऑडिट पढ़ रहे? नहीं, अपन ऑडिट को टच भी नहीं किए। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। क्योंकि हमको लगता है चीजें हमको याद नहीं है, हमको सब याद रहता है। ये जो 256 GB का स्टोरेज दिख रहा है ना, वैसे ही हमारे ब्रेन का जो स्टोरेज है वहां पे सब याद रहता है। द प्रॉब्लम इज कि हम वहां से खींच के उसको लेके नहीं आ पाते, हम फैच नहीं कर पाते, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जो कि हमको मेन जो एम्फोसिस रहेगा हमारा पढ़ने का वो इसी चीज पे रहेगा। आई होप यू गॉट द जस्ट की फोन और ब्रेन के कंपैरिजन से मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अपन आते हैं अंडरस्टैंडिंग में। मैंने आपको तीन फ्रेमवर्क बताए थे, तीन स्टेजेस बताए थे, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और रिकॉलिंग। तो पहले अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं अपन। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या। क्या इंग्लिश टू हिंदी करने को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, या फिर आई एम नॉट टेकिंग नेम, या कोई मेरा वो मकसद नहीं है। इट्स जस्ट कि आप अगर इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो उस चीज को, दैट इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ट्रांसलेशन। एंड हमको रिफ्रेन करना है कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज भुला जानी है, वो चीज समझ में भी नहीं आनी है, एंड ऐसा लगेगा कि यार क्या ही चल रहा है। ठीक है। तो सेकेंड चीज है आपकी इमेजिनेशन। अगर कोई प्रोसेस डिफाइंड है, सपोज कोई आप ऑडिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर अपोज पीयर रिव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीयर रिव्यू में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो हमको प्रोसेसेस को सिर्फ रीड नहीं करना, हमको इमेजिन करने हैं, आंख बंद करके। ओ, ऑडिटर आएगा, अपॉइंटमेंट होगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको, उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे। बेसिकली आपको इमेजिन करना है कि आप एंटर किए हो, आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, फिर अपने टीम मेंबर को बुला रहे हो, फिर इंक्वायरी बैठा रहे हो। तो
जो भी एक्स वाई जेड, स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको क्रक्स बताना चाह रहा हूँ कि इमेजिनेशन बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। अब रही बात फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, इनफैक्ट मैंने सिर्फ ऑडिट में नहीं, आईडीटी, अपना जीएसटी, कस्टम्स एंड एट द सेम टाइम लॉ, बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट्स यूज किए थे। उससे क्या रहता है ना कि इतना बड़ा टेक्स्ट, इतना ऐसा लगता है कि यार पढ़ क्या रहे, एकदम बोर सा, या इतने बड़े बड़े टेक्स्ट चल क्या रहे, एकदम पूरा दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप सोचो ना, आप 2 पेज पढ़े, उसका आपने क्रक्स एक फ्लो चार्ट में बना लिया, आपको कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में? अच्छा रिवाइज छोड़ो, आपको जहां आप 2 पेज 2 बार पढ़ते, वहां आप एक बार फ्लो चार्ट में आपको चीजें याद हो जाएंगी। बिग पिक्चर, बिग पिक्चर यानी कि, अच्छा आप एक एग्जांपल, हाँ आप ऐसे सोचिए उसको, आप अपनी सिटी में हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं आपकी सिटी से कोई एक एरिया है, सपोज बस स्टैंड है, आपको बस स्टैंड जाना है, अपने आप दिमाग में मैप बन जाएगा, ओ इधर से मूव करेंगे, इधर से लेफ्ट लेंगे, ये चौक से राइट करेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, एंड आप घर बैठे मेंटली आप पहुंच जाओगे बस स्टैंड, ठीक है, क्योंकि आपको रूट पता है, ऐसे 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 ऐसा, क्योंकि आपको पूरा मैप पता है आपकी सिटी का, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब वही मैं बोलूंगा, आप नई सिटी में जाते हो, एंड मैं वहां पे आपको कहीं पे भी रैंडमली छोड़ दूं, बोलूं बस स्टैंड पहुंचो, पहली बात तो आप एंशियस हो जाओगे। हाँ ठीक है, मेरे को पता है आप गूगल मैप्स खोल के पहुंच जाओगे, लेकिन गूगल मैप्स नहीं है सपोज आपके पास, तो क्या करोगे? तो पहली बात तो आप एंशियस हो जाओगे। क्यों एंशियस हो जाओगे? कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कैसे है, आपको मैप ही नहीं पता, ओवरऑल बिग पिक्चर ही नहीं पता है। तो हमको चैप्टर उठाने की पहले उसका बिग पिक्चर लेते हुए चलना है। बिग पिक्चर मतलब क्या? कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, अपने आपको कंफर्ट लेना है एक, किस चीज का कंफर्ट लेना है? चैप्टर के साथ, कि यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, ये 4 चीजें बस इतना करूंगा, आई विल बी डन विद इट, खत्म। वही कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, पढ़ने के जस्ट स्टार्ट करने के पहले ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार मैं ये क्या बता रहा हूँ, आया हूँ पागलों समान बक 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 की पढ़ा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ है? हाँ बस सब मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हर चीज की हर समय अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है? द आंसर इज नो। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट आया है ऑडिट में, जो बुक में टेक्स्ट लिखा है, वो कहाँ से आया है। चीजें प्रैक्टिकली होती है, उसको अपन प्रॉपर वे में नोट डाउन करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो अगर आप करके बिना चीजों को किए, प्रैक्टिस किए, अगर आप डायरेक्ट उसकी थ्योरी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा। तो पॉसिबल है कि हर समय, और यहाँ तो आप करके नहीं, आप सीधा थ्योरी पढ़ के कोशिश कर रहे हो कि इमेजिन कर रहे हो कि प्रैक्टिकल की तरफ आप रिवर्स वे ले रहे हो, जबकि आपको ऐसा लेना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए एंड देन थ्योरी पढ़ के ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक गैप आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम हर चीज हर समय समझना है, और पॉसिबल भी नहीं और नीड भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप 100% कवरेज हर एक चीज का लेते हुए चले। सेकेंड चीज है लर्निंग या मगिंग। अब इसको कैसे करना है? पहली बात तो वही फ्लो चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं एक इमेज बैठा देगा आपके दिमाग में। वो स्टोरेज जो 256 GB वाला स्टोरेज है ना, वहां पे आप कैसे बैठा देगा कि तू बैठ, शांति से बैठ, अब पक्का हो गया तू। अगला है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मोस्टली जो भी अभी तक अगर आप वीडियो में टिके हो, तो इतना तो श्योर है आपका ऑडिट है, दिक्कत तो है नो डाउट। बट एक और चीज है कि आपको प्रैक्टिकल में उतनी दिक्कत नहीं जाती है जितनी आपको थ्योरी में जाती है, क्योंकि मैं अपने आप अपना मैं मान रहा हूँ कि आप भी मेरे समान हो, जिसको थ्योरी में गॉन केस है या प्रैक्टिकल में ओके ओके है। तो अपन प्रैक्टिकल में क्यों इतना पढ़ पाते हैं, क्यों अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं? उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि अपन इन्वॉल्व रहते हैं, अपने माइंड और हाथ को चलाते रहते हैं, अपन क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो हम डाइवर्ट नहीं होते हम बेसिकली। ठीक है, अपने माइंड को लगाए हुए रहते हैं कि यार अगर माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है तो हाथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ अपने, या राइटिंग देख के वो दिमाग अपने आप वापस आ जाता है, या हाथ इधर उधर हो रहा है तो दिमाग अपना हाथ को खींच के लेके आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्टिव एनवायरनमेंट रहता है कि रीडिंग राइटिंग हर एक चीज का। थ्योरी को क्यों नहीं हम वैसे पढ़ सकते हैं? अब पढ़ने का, वैसे पढ़ने का मतलब क्या, थ्योरी के पूरे पेजेस पढ़ने भरे बैठ के? नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब अल्टीमेटली उस टॉपिक में पूरा याद तो करोगे नहीं, कीवर्ड्स याद करोगे, कीवर्ड स्क्रिबल कर लो। स्क्रिबलिंग को भी तो बोलते हैं ना राइटिंग, एक्टिवली अपने हाथ को चला रहे हो ना, इन्वॉल्व हो रहे हो ना, बोल रहे हो ना, बोल बोल के पागलों समान आंख बंद कर रहे हो, इधर से उधर टहल रहे हो, बोल बोल के चीजें याद कर रहे हो। घर वाले बोलेंगे कौन पगला रहा है ऊपर बैठ के, या कौन अपने कमरे में कहाँ से आवाज आ रही है।
अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अपन तो बोल पड़े हैं, बोले पड़े हैं, कुछ चीजें याद हो रही है, हम एक्टिवली इन्वॉल्व है उस चीज में। अब क्यूमुलेटिव लर्निंग, सपोज मेरे साथ, मैं आपको पर्सनली अपना केस बताता हूँ। मैंने एक टॉपिक पढ़ा, चैप्टर 1 खोला, एक टॉपिक पढ़ा, सेकंड टॉपिक पढ़ा, थर्ड टॉपिक पढ़ा। जैसे ही थर्ड टॉपिक पहुंचा, पहला और दूसरा सपाट, सबके साथ यही होता है, पहला दूसरा सपाट। तो जब आप थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हो या थर्ड टॉपिक को रिकॉल कर रहे हो, आंख बंद करके बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप स्टार्ट करो फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक से लिटरली बता रहा हूँ, आपके मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि यार आप भूल रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आप एक्टिवली क्यूमुलेटिवली उसको रिकॉल करते हुए चल रहे हो कि पहला पढ़ा, फिर पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा। तो आप देखोगे कि जब तक आप चौथे पांचवे तक आओगे तो पहला दूसरा तो आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। पहले चौथे और पांचवे टॉपिक पे आपको कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा, बट क्योंकि आपने पहले टॉपिक को 4 बार ऑलरेडी बोल दिया फटाक से, तो आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। आप सो के उठोगे भी तो अचानक से दिमाग में चलते रहेगा वो। ऐसा होता है, आप पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि नींद करके उठते भी हो तो आपके दिमाग में वो पॉइंटर ही घूमते रहते हैं। हाँ, कीवर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नो डाउट। बट द थिंग इज कि लोगों को ना कीवर्ड बनाने का चुस्का लग गया एकदम, कि कुछ भी हुआ हर चीज को सिंप्लीफाई करना है। अरे भाई, हर चीज सिंप्लीफाई नहीं होती और करने की जरूरत भी नहीं रहती है। आपने इस 4 पॉइंट को याद करने के लिए कीवर्ड बनाया। अब कीवर्ड को याद करने के लिए आपने भाई अल्टीमेटली कीवर्ड क्यों बनाया? ताकि आपको 4 पॉइंट याद करने पड़े। पर आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं कि आपको कीवर्ड भी याद नहीं आ रहे, पता चला कीवर्ड ही याद नहीं आ रहे, खत्म, गॉन केस। एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन है, अरे यार इसका कीवर्ड क्या था? मतलब समझ रहे हो सब, इससे वर्स्ट कंडीशन कुछ नहीं हो सकते हैं। आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन देखे एंड आपके दिमाग में चला, अच्छा ये तो इस टॉपिक का था, इसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपको कीवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो डाउट कीवर्ड बहुत हेल्प करते हैं, बट कहने का क्रक्स ये कि एक्सेसिव इज हार्मफुल। क्या हर चीज को मग किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी फैकल्टी की आप नोट्स उठाओ, आपको लगेगा कि यार मॉड्यूल में तो इतना ज्यादा है, इसने तो 80% ही दिया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पहले वो आप 80% 100% याद कर, उस 80% को पूरा का पूरा याद कर सकते हो क्या? अगर हाँ याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप फिर बाकी की थ्योरी भी कवर कर लो। बट अगर उस फैकल्टी ने आपको सिर्फ 80% दिया है, तो कहीं ना कहीं उसने भी अपने आप को लिमिट किया है, कहीं ना कहीं उसने भी वैल्यू फॉर मनी वाली चीजें को कंसिडर करते हुए किया कि यार कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी आपको घर बनता है या स्ट्रक्चर बनता है, तो पहला फ्लोर बनता है, उसी में ही पीओपी करना चालू कर देते हैं, कि पूरा पहले ढांचा बनने देते हैं एंड देन उसके बाद पॉलिशिंग एंड टचअप किया जाता है। तो पहले स्ट्रक्चर तो बनाओ, पहले उस 80% को पढ़ के अपना ढांचा तो बनाओ, उसके बाद पॉलिशिंग पे लगना। तो कहीं ना कुछ, अगर 10 टॉपिक में 8 टॉपिक भी आप कर लिए, वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। अगर 2 टॉपिक आपको परेशान कर रहे हैं तो हर एक चीज करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो वापस से सब मैंने आपको बोला, और मैंने आपको ये भी बोला कि रिकॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे किया जाए। हालांकि अभी तक आपको हिंट तो मिल ही गया होगा, बट स्टिल आई रीइटरेट दोस पॉइंट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, हम सब करते हैं, हम लेक्चर लेते हैं, हम याद करते हैं, हम क्वेश्चंस लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में हम बैठते हैं, हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, कोशिश करते हैं ये कहाँ देखा था, इसने क्या लिखना है, यही करते हैं। कहीं कहीं ना कहीं रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बट अपने मन में हाथ रख के पूछना, क्या अपन रिकॉल करने की प्रैक्टिस घर पे करते हैं कि नहीं? हमारा रिवीजन कैसे होता है? फर्स्ट टाइम स्टडी की, सेकंड टाइम रिवीजन रिवीजन किया, थर्ड टाइम में हर बच्चे का एक डाउट रहता है, यार याद नहीं आ रही है चीजें, यार जो भी पढ़ा है ऐसा लग रहा है कि सब गायब हो गए। सब गायब कैसे हो सकता है? गायब नहीं हुआ है, आपके जो 256 GB वाले स्टोरेज है ना, वो वहां पे स्टोर है। आप उसको खींच के नहीं ला पा रहे हो, आपने लिंक ही नहीं बनाई। आपने अपने ब्रेन को एक वो जो पाथ बोलते हैं ना, आपने पाथ दिया ही नहीं कि यार अगर तुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तुम्हारे रैम में अगर ये रिक्वायरमेंट है, तो तुम कैसे अपने स्टोरेज में का कैसे कैसे किस जगह पे जाके उसको खींच के लेके आ सकते हो। अगर बुक खोलोगे और मैं आपको टॉपिक का एक पॉइंट बताऊं, तो एक पॉइंट सुनते ही आपके 4 पॉइंट अचानक से याद आ जाते हैं। वो 4 पॉइंट याद आ रहे हैं आपको अपने आप ही, तो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में तो वो सेव्ड है, मेमोरी में तो स्टोर है। तो ये तो आप गलत बोल रहे हो कि आपको चीजें याद नहीं रहती, याद रहती है, रिकॉल नहीं होती है। तो उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है अपन को, कि एग्जाम को एक तो विजुअलाइज करो कि एग्जाम में आप कैसे करो, वही चीज को आप मिमिकेट करो, घर बैठ के वही चीज को रेप्लिकेट करो।
कि आप क्वेश्चन उठाओ, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने रिवाइज किया। अब थ्योरी कैसे पढ़नी है, आंख बंद किया, पढ़ना, रिकॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन उठाया, आंख बंद किया, रिकॉल। लेकिन यार सब पॉइंट तो याद नहीं आएंगे। तो याद नहीं आएंगे तो वही तो प्रैक्टिस है, वही तो तुम्हारा रिवीजन है, कि तुमको जो 4 पॉइंट याद आ रहे हैं उसको नहीं पढ़ रहे हो, तुमको जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं याद आ रहे हैं सिर्फ उसी को तुमको हाईलाइट करना है कि यार ये 2 पॉइंट नहीं आ रहे, उसके चक्कर में तुम पूरे के पूरे 6 पॉइंट क्यों पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नाउ ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, और जब फर्स्ट टाइम स्टडी रहती है तब तो फ्यूज ही उड़ जाते हैं लोगों के। तो अपने को बर्ड्स आई व्यू लेते हुए चलना है। अब बर्ड्स आई व्यू कैसे लेना है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, मैंने जैसे किया था। रिवर्स स्ट्रेटेजी, आप क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाओ, क्योंकि आप सोचोगे कि सब चीज याद करूं, अंडरस्टैंडिंग सबकी लेनी है, पर याद सब चीज एक बार में नहीं होती है। तो आपको हो सकता है कि आपने 10 टॉपिक में से आपने 6 टॉपिक या 7 टॉपिक याद किया, बट 2 टॉपिक आपको क्वेश्चन के थ्रू मिल गए, तो ठीक है, क्वेश्चन में मिले तो अपन को पता चल गया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ लिया, उसको भी याद कर लिया। और बिल्डिंग मॉडल बेसिकली वही जो ढांचे वाली बात की मैंने, कि लाइक आपको अभी से ही पॉलिश नहीं करना है, पहले आपको एक स्ट्रक्चर बेस बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये नहीं है कि अपन 500 600 1000 रुपए के कोर्सेज खरीद रहे हैं, वहां पे चेक करवा रहे हैं, नहीं बाबा। अगर आज की आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको किसी ने चेक किया, आपके 80 में से 100 में से 80 भी आ गए, तो जरूरी नहीं एग्जाम में 100 में से 80 है। तो चेकिंग इज नॉट द इशू। वो 3 आवर अपने आप को बैठाना, टिका के रखना, एंड लिखना, रिकॉल करने की कोशिश करना, दैट इज अ गेम चेंजर, क्योंकि वो आपको बता देता है कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। आप जितना सोच रहे हो कि यार आपको सब आता है, लेकिन आप एक्चुअल में बैठ रहे हो पढ़ने, तो आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि यार आप कितने पानी में हो और कितने उसमें हो। तो मॉक टेस्ट, अब पेपर उठाओ, आईसीआई का ही मॉक टेस्ट आता है, पेपर उठाओ, 3 घंटा घर में आईसीआई के लाइब्रेरी में जाके बैठो, लगाओ पेपर, एंड मॉडल आंसर, सजेस्टेड आंसर से चेक करो, मिलाओ कि यार आंसर मिलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आंसर नहीं याद आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई पीपल से मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आप 3 घंटा बैठ रहे हो, 3 घंटा अपने आप को उस जोन में आप हैबिचुएट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, एसेस, सबको पता है एसेस बहुत पहाड़ है। तो मैंने क्या किया था, एसेस का ना छोटे छोटे एक एक पेज के ना क्रक्स बना लिए थे, ठीक है। वो रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब तुम बोलोगे कि यार इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो भाई साहब जो कर रहे हैं उसके मार्क्स आ रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसके एनीवेज नहीं आ रहे, तो अगर आप मेहनत एक्स्ट्रा करोगे तो आप ही का फायदा है। एंड हर किसी को लगता है कि यार आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, ठीक है, रील, डोपामिन डिटॉक्स, तो इतना डोपामिन में मत जाओ कि इसे चुटकी बताते चीजें हो जाए, कुछ अपना भी एफर्ट डालो। लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर रिजल्ट सही है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अब बोलोगे कि यार इतना कौन करता है, करते हैं लोग, करने वाले जिनके मार्क्स भी आते हैं वो करते हैं। मेरे केस में तो यार इट वर्क लाइक हेवन, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ कि यार यू कैन डू दिस ऑल्सो। अब देखो, एक चीज दिखाता हूँ। मैंने आपको एक चीज बोली थी, ये देखो बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐसे 315 की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। अब देखो, ये जो येलो हाईलाइटेड है ना, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असर्शन, अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल, टॉपिक से ही तुम्हारे तुम्हारे हेडिंग से ही तुम्हारे टॉपिक्स निकल के आ गए। अगर आप नॉर्मली पढ़ने बैठोगे तो तुमको लगेगा कि यार कुछ रिलेट नहीं हो रहा है, बट मैंने कैसे रिलेट किया इसको, देखो, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स प्रोसेस ऑफ असेसिंग आरओएमएम। तो कहीं ना कहीं आपको समझ, जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा तो आपके आंखें बंद की, आपने हेडिंग बोला ऐसे 15 क्या, ऐसे 315 क्या होता है, अच्छा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रुको रुको। अरे, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एक टॉपिक था, उसमें मैंने 4 पॉइंट याद किए थे, ये इस फॉर्मेट में अगर पढ़ोगे तो लिटरली बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे। अब जो भी मैंने हाईलाइटेड किए हैं, सब टॉपिक के नाम है, देखो, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, असर्शंस, अंडरस्टैंडिंग, बगल में इंटरनल कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स के अंदर का कंटेंट नहीं याद करना है, आपको ये भी याद करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा हेडिंग किस टॉपिक के अंदर है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बर्ड्स आई व्यू लेते चलना। वैसे ही देखो, ऐसे 330 ऑडिट में क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या कंट्रोल हर समय करना है या कितनी टेस्टिंग करनी है। तो ये जो भी रेड में लिखा है ना मैंने, ये तुम्हारा बन गया टॉपिक के नाम, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा हार्श ट्रूथ बताता हूँ।
आप जितना भी चाहे पढ़ लो, जितने भी चाहे मैराथन देख लो, कुछ काम नहीं आने वाले। हमको लगता है कि मैराथन बहुत काम आते हैं। मैराथन बेसिकली हमारी उंगली पकड़ते हैं और हमको आगे बढ़ाते हैं कि तुम रुको नहीं, मैं बताते जाता हूँ, तुम अपने आप रिकॉल करते जाना। क्यों ना हम अपने लिए ऐसा सिस्टम बना दें कि हम अपने आप ही रिकॉल कर रहे हैं। कैसे सिस्टम बना दें? ऐसे 330 जैसे ही सुना मैंने, मेरे दिमाग में आना चाहिए उसका नाम और ये छोटा सा फ्लो चार्ट। जैसे ही ये छोटा सा फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में आएगा ना, अपने आप ही सारे टॉपिक के नाम मेरे दिमाग में आएंगे। और जहां टॉपिक के नाम मेरे दिमाग में है, उसके अंदर के पॉइंटर्स तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। तब देख रहे हो कहीं ना कहीं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिंक बनते जा रही है। और वो लिंक ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रिकॉल करने में। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यस, ये पीयर रिव्यू का एक टॉपिक था। 2 पेज का था ये प्रोसेस। अब आप देख रहे हो कैसे छोटे से फ्लो चार्ट में वो 2 पेज कवर हो गए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको चीजें कवर भी बहुत जल्दी होगी, रिवाइज भी बहुत जल्दी कर पाओगे, एंड दिमाग में छप जाएगी। जो बोलते हैं ना एकदम वर्ड टू वर्ड छपा जाना, वही चीज हो जाएगी ऐसे अगर आप करोगे। देखो कितना ऐसा लग रहा है कि लाइक ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा, फिर ये इसको रिप्लाई करेगा, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, फिर इसको देगा, फिर कॉपी प्रोवाइड करेगा, फाइनल फॉर्म 9 में देगा बोर्ड को। क्या है कैसे है उस पर नहीं मत जाओ, आप बेसिक देखो कि फ्लो चार्ट कैसे क्या बन रहा है। और ये चीज जितना एक्सटेंड पॉसिबल है आप करते हुए चलो, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे आप। एमसीक्यू बोलो चाहे तुम आंसर राइटिंग बोलो, सब में हेल्प करेगी। जहां हो सके अपना पिक्चर्स बना लिए, जितनी क्रिएटिविटी लगा रहे ना, जितना। देखो, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है, ठीक है। बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। तो अगर आपको ऑडिट प्रॉब्लम लगता है तो आप ऑडिट को सॉल्यूशन भी बना सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी लगा लगा के। आप छोटे छोटे डायग्राम्स बनाओ, आप फ्लो चार्ट्स काइंड ऑफ बनाओ, आप प्रोसेसेस बनाओ। तो वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, एंगेजिंग भी लगेगा। और आप दिमाग भी चला रहे हो, लिख भी रहे हो, नोटिंग भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल रिवीजन होती जा रही है आपकी। ठीक है। अब देखो ऐसे 705 तीन चार टाइप की ओपिनियन, 3 टाइप की रहती है, ठीक है। अब मैं बुक में पढ़ूंगा तो ये सब अलग अलग दिखेगी, पर जैसे मैंने इसको कॉलम वाइज बनाया तो मेरे को समझ में आया कि सबके वर्डिंग सेम है। मतलब तुम समझो, एक चीज अगर मैं याद करूंगा तो मेरे को तीनों चीज याद हो जाएगी, सिर्फ एक 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 दो वर्ड अलग अलग चेंजेस है इसमें। हाँ, अब बर्ड्स आई व्यू। ऐसे इसमें तो तुमने कर लिया भैया, चलो नोट्स नोट्स बना लिया, या चलो नहीं भी बनाए। चैप्टर्स का क्या, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स का नोट बनाते बैठेंगे क्या? द आंसर इज नो। देखो, मैंने चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू ले लिया। कैसे बर्ड्स आई व्यू ले लिया? पीएसयू ऑडिट। पीएसयू ऑडिट कैसे? तुम्हारा गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर कौन करता है? कैग करता है। तो कैग को कहाँ से आया पावर? कॉन्स्टिट्यूशन से आया पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन लिखती है। ऐसे ऐसे करके लिंक बनाते क्या। तो कहीं ना कहीं जब मैं पीएसयू उठाऊंगा, पीएसयू ऑडिट का चैप्टर, तो ये फ्लो चार्ट एक छोटा सा फट से मैंने रिवाइज किया और मेरे को अंदर की चीजें याद आती गई। क्योंकि सेकेंड डिवीजन में हमको रिकॉल करना रहता है, हमको वापस से याद नहीं करना रहता। याद हमने कर लिया और हमारे दिमाग में याद भी है। अब हो सकता है कि कुछ पॉइंट नहीं याद आ रहे, तो उसको फटाक से घुमा के देख लिए। रिवीजन में आप पूरा बुक उठा के घुमा रहे हो, दैट इज द फुलिशनेस। हाँ, रिवीजन में आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, और जो नहीं याद आ रहे उसके लिए बुक उठा रहे हो, दैट इज द स्मार्ट वर्क, और वही आपको रिटेन कराएगा लास्ट तक। ये चैप्टर का क्रक्स है बेसिकली। चैप्टर के टॉपिक्स का उसको लिंकेजेस है बेसिकली। सेम वैसे ही चैप्टर 2। बस इतना ही था। आई होप बहुत ज्यादा नहीं लगाओ। आई ट्राई टू समराइज इट वेल। अगर एक एक की टेक अवे अगर आप बोलोगे ना कि क्या लेके जाऊं यहाँ से, दल से कि आप प्रैक्टिस करो रिकॉलिंग, क्योंकि रिकॉलिंग कोई भी नहीं करता है। और रिकॉलिंग अगर आपने मास्टर कर लिया, देन ऑडिट इज अ केक वॉक फॉर यू। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद मी। और भी कोई अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज बताना कमेंट्स में, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस। एंड बताना कि ये सेशन हेल्पफुल लगा कि ऊपर से गया।